यहाँ से आएगा ना। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम मिलेंगे और जिएंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू मेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ मौजूद हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो नजर इनायत मुझ पर हुई है, आप जो मुझे देख पा रहे हैं वो मुझे देख पा रहे हैं कलाकार मंच अलीगढ़ के फेसबुक पेज से। मैं बहुत आभारी हूँ मेरे अत्यंत प्रिय मेरे अत्यंत घनिष्ठ, मेरे बहुत ही शानदार दोस्त, हमारे सामाजिक सरोकारों में साथ रहने वाले बड़े भाई इंजीनियर चंद्रभूषण सिंह साहब का, कि उन्होंने मुझको ये मौका दिया है कि आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं इस रूप में आपसे मुलाकात कर सकूं, आपसे मिल सकूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूं कि ये मेरा पहला मौका है जब मैं किसी अन्य फेसबुक पेज से लाइव हूं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस फेसबुक पेज से मेरे लाइव होने का एकमात्र कारण इंजीनियर चंद्रभूषण सिंह जी हैं। इंजीनियर चंद्रभूषण शर्मा जी के आग्रह को मैं टाल नहीं सका।
उनके आग्रह के सामने, उनके इस स्नेह के सामने मैं, आप कहेंगे कि मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। और यही कारण है कि मैं आज कलाकार मंच के इस फेसबुक पेज से लाइव हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस फेसबुक पेज से लाइव आने के बाद मेरी कुछ मुश्किलें बढ़ेंगी, और वो मुश्किलें इस संदर्भ में बढ़ेंगी कि मैं अन्य मित्रों के आग्रह को जो टालता रहा था या टाल देता था कि मैं किसी अन्य के फेसबुक पेज से लाइव नहीं आता हूं, आज देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वह परंपराएं और वह मर्यादाएं भी टूट गई हैं। अर्चना शर्मा जुड़ी हुई हैं, जय हिंद। इंजीनियर चंद्रभूषण शर्मा जी जुड़ गए हैं, जय हिंद। श्याम भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, जय हिंद। आधार गुप्ता जुड़े हुए हैं, जय हिंद। योगा टिप्स जुड़े हुए हैं, वंदे मातरम आप सबको। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि कलाकार मंच उनके लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में मेरे साथ आया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने कुछ जानने वालों से, अपने कुछ चाहने वालों से दो बात करूं, उन्हें कुछ सुनाऊं। यूं तो स्वाधीनता, गुल मोहम्मद खान साहब जय हिंद। वंदे मातरम चंद्रभूषण जी वंदे मातरम। कृष्ण कुमार शर्मा जी जय हिंद। जय हिंद भाई साहब, जय हिंद। तो मैं अपनी बात, मुझे लगता है कि मैं कहां से शुरू करूं और कहां करूं खत्म, लेकिन फिर भी मैं कलाकार मंच चंडीगढ़ के इस फेसबुक पेज से अपने देश के उन समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके बल पर हमें इस आजादी में सांस लेने का मौका मिला, अवसर मिला। इस आजादी को पाने में शहीद हुए समस्त ज्ञात और अज्ञात वीर सपूतों को मैं कलाकार मंच की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपनी बात को कुछ इस तरीके से कहने की कोशिश करता हूं कि चार पंक्तियां मां शारदे के चरणों में रखता हूं, और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो एक बार इसको, पोस्ट को शेयर जरूर कर देंगे, तो ये बात और लोगों तक भी पहुंच सकेगी। और चार पंक्तियां आपको देता हूं, और वो चार पंक्तियां वाणी वंदना के रूप में आप देख सकते हैं, वाणी वंदना के रूप में उनको ले सकते हैं। कि हर एक श्वास गाए भारती के गान को, कि हर एक श्वास गाए भारती के गान को, हर एक कदम बढ़ाए भारती की शान को। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, मरूं तो इस देश के लिए, और मरूं तो इस देश में मरूं। हमारे कुनबे के बहुत बड़े गजलकार दुष्यंत लिखते हैं, गुलमोहर को आधार बनाते हैं, वो कहते हैं कि अगर
जिए तो जिए इस गुलमोहर के लिए, मरें तो मैं गुलमोहर के तले। तो वही चीज मैं कहने की अपनी कोशिश कर रहा हूं कि हर एक श्वास गाए भारती के गान को, हर एक कदम बढ़ाए भारती की शान को, और एक बार दे मात हंस वाहिनी, मिट जाऊं पर ना बेचूं ईमान को। हर एक श्वास गाए राष्ट्रीय गान को, हर एक कदम बढ़ाए भारती किसान को, और एक और बर दे मात हंस वाहिनी, मिट जाऊं पर ना बेचूं ईमान को। जब इस देश में कवि सम्मेलनों के नाम पर ठेके उठते हों, जब इस देश में कविताओं के नाम पर मिमिक्री होती हो, जब इस देश में चुनाव से पहले जनता को बहुत सारे हसीन सपने दिखाए जाते हों, जब इस देश में चुनाव के बाद उन सपनों से वाकया खत्म कर दिया जाता हो, तब एक कवि की आवाज वहां तक जरूर पहुंचती है। और सच मानिए, इस देश का इतिहास रहा है कि कलम ने कई बार राज्य सत्ताओं की राज्यसभाएं तक वापस की है। और अपनी बात को इस देश के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आगे बढ़ाता हूं। कुछ दिनों पहले बहुत सारे प्रकरण आए, चाहे वो एनआरसी रहा हो, चाहे वो सीए रहा हो, धारा 370 रही हो, 35A रहा हो, या वंदे मातरम की बात हो। लोगों ने इस देश की सर्वोच्च अदालत में, लोगों ने इस देश की सर्वोच्च पंचायत में, संसद में ये कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। मत बोलिए आप वंदे मातरम। आप अगर एक वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय की शान में। 130 करोड़ देशवासी वंदे मातरम बोलने के लिए तैयार हैं, और अगर 130 करोड़ देशवासियों में से 10-20 करोड़ नहीं भी बोलेंगे तो इस देश की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने वाली। तब 4 पंक्तियां आपको देता हूं, आप मुझसे जुड़े रहिए। योगिता शर्मा जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत आभार आपका। जो भी लोग जुड़े हुए हैं इसको शेयर करेंगे। कि तन में वंदे मातरम, मन में वंदे मातरम। आकृति नेकी जुड़ी हुई है, नमस्ते 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 मैडम, आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर कर दीजिए। तो मैं बात उन्हीं की कर रहा था जो लोग इस देश में वंदे मातरम का विरोध करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि इस देश में वंदे मातरम नहीं बोला जाएगा। अरे भाई, क्यों नहीं बोला जाएगा? तुम किसी के ठेकेदार हो? वंदे मातरम तो हमारी सांस सांस में है। वंदे मातरम। कृष्ण कुमार शर्मा जी, वंदे मातरम, जय हिंद। अंशु सक्सेना इज वाचिंग, वेलकम वेलकम अंशु सक्सेना। तो मैं चुनौती देता हूं उन लोगों को, मैं चुनौती देता हूं। मुझे बड़ा अच्छा प्रसंग याद आता है उन लोगों के लिए। कृष्ण और सूरदास का एक प्रसंग है। सूरदास कृष्ण को रोकना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं रुकते हैं। तो पता है क्या कहते हैं सूरदास? कि बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए,
और जो हृदय से जाओगे तो सबल मानूंगा तो। वंदे मातरम की स्थिति भी यही है। आप बोलो मत बोलो, वंदे मातरम हमारे दिल में है, हमारी सांस में है, हमारी आत्मा में है, हमारी रूह में है। और तब कहता हूं कि तन में वंदे मातरम, मन में वंदे मातरम, तन में वंदे मातरम। और अगर ओवैसी या उनके कुछ खानदानी सुन रहे हो तो मेरी ये चुनौती ओवैसी तक पहुंचा दें। खुलकर बोल रहा हूं कलाकार मंच से आज भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। और अगर मेरी बात को पहुंचाने की हिम्मत ना हो और ओवैसी के खानदानी को जुड़े हुए हों और मुझे देख रहे हों तो छोड़कर चले जाओ, अगर उनमें हिम्मत ना हो ओवैसी तक मेरी बात को पहुंचाने की। कि तन में वंदे मातरम, मन में वंदे मातरम, कि तन में वंदे मातरम, मन में वंदे मातरम, आओ मेरे साथ तुम, थामो मेरा हाथ तुम। यह आह्वान है मेरा 125 करोड़ देशवासियों से। कि तन में वंदे मातरम, मन में वंदे मातरम, आओ मेरे साथ तुम, थामो मेरा हाथ तुम, और फिर हम सभी गाएं वंदे मातरम, और फिर हम सभी गाएं वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम एक ऐसा गाना जिस पर हमारे लाखों के लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार रहते थे। हम क्यों नहीं बोलेंगे भाई? हम बिल्कुल बोलेंगे, और हमें वंदे मातरम बोलने से कोई रोक भी नहीं सकता। हमको वंदे मातरम बोलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और ये कहते हो कि 370 हटाने से, 35 से हटाने से इस देश की आबरू पर हमला हुआ है, इस देश की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, तो उनके लिए भी मेरे पास 4 पंक्तियां, इस कलाकार मंच से उनके लिए भी मैं 4 पंक्तियां देता हूं। जितनी भी देर हूं इंटरेक्टर मयंक माहेश्वरी जुड़े हुए हैं। वेलकम डियर, वेलकम वेलकम डियर। जो लोग ये कहते हैं कि भारत की छवि खराब हो रही है, उनके लिए भी मेरे पास है। कि कौन कहता है खो गई है मेरे चमन की चमक, कौन कहता है खो गई है मेरे चमन की चमक, और कौन कहता है कि फीकी पड़ गई है गुलशन की महक। कौन कहता है खो गई है मेरे चमन की चमक, कौन कहता है फीकी पड़ गई है गुलशन की महक, और जब से की है एयर स्ट्राइक हनुमान बनकर हमने। कौन कहता है खो गई है मेरे चमन की चमक, कौन कहता है फीकी पड़ गई है मेरे वतन मेरे, कौन कहता है खो गई है मेरे चमन की चमक, कौन कहता है फीकी पड़ गई है गुलशन की महक, और जब से की है एयर स्ट्राइक हनुमान बन के हमने। अखिल विश्व में और बढ़ गई है मेरे वतन की धमक, अखिल विश्व में और बढ़ गई है मेरे वतन की धमक। हमारी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, हमारी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, इस देश की प्रतिष्ठा धूमिल होगी, जिसको आर्यभट्ट कहते थे। और मैं कहता हूं कि संस्कार भारती जैसे संगठन, कलाकार मंच जैसे आयोजन इस देश में जिंदा हैं, तो इस देश की प्रतिष्ठा कभी धूमिल नहीं हो सकती, कभी धूमिल नहीं हो सकती, कभी धूमिल नहीं हो सकती।
कभी धूमिल नहीं हो सकती इस देश की प्रतिष्ठा। इस देश की प्रतिष्ठा में नित नए चांद, चाहे हमको अपना खून देना पड़े, चाहे हमको अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े, लेकिन हम इस देश के लिए लगातार जरूर जरूर हम इस देश के लिए काम करेंगे। हमारे देश की चमक फीकी होगी, हमारे देश की आवाज फीकी होगी। अरे मूर्खो, बुद्धि तो तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है, जो तुम्हें दिख नहीं रहा। बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हुई है। याद करो उस कारगिल को, याद करो बांग्लादेश के युद्ध को। क्या बचा था तुम्हारे पास? इस पूरे विश्व के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा सैनिक समर्पण था, हथियारों के साथ। 3 साल सैन्य विज्ञान पढ़ा है मैंने, 3 साल। ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूं, ऐसे। और इस देश को 62 का हिंदुस्तान समझने की भूल मत करना, इस देश को 65 का हिंदुस्तान समझने की भूल मत करना। और एक और बात बता रहा हूं, इस देश को 71 का हिंदुस्तान भी समझने की भूल मत करना। ये देश 2020 का देश है, जहां का हर बच्चा एटम बम से कम नहीं। जन्मभूमि राम की जन्मभूमि है, जन्मभूमि कृष्ण की जन्मभूमि है। इस देश का बच्चा राम और बच्चा श्री कृष्ण अपने आप में समाये हुए हैं। कारगिल में क्या हुआ था? छुपकर वार किए थे ना। गलवान घाटी में क्या हुआ था? छुपकर वार किए थे ना। और जब आपने छुपकर वार किए थे तो क्या होता? यही तो होगा ना। फिर जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब। आज ही के अखबार में पढ़ लीजिएगा। पराक्रम और शौर्य दिखाने वाले सभी मेरे साथियों को सम्मान इस देश का मिल रहा है, इस देश का सम्मान मिल रहा है। कैफी आदमी को नहीं पड़ा। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हकीकत फिल्म में है वो गाना, कैफी आदमी ने लिखा है। सच्चा देशभक्त, सच्चा देशभक्त। और बात करते हैं हिंदुस्तान से टकराने की, बात करते हैं हिंदुस्तान से मुकाबला करने की। और कुछ कविताएं रखता हूं आपको, कुछ कविताएं गद्यात्मक भी रख देता हूं। एक बहुत अच्छी कविता है, कारगिल की चोटियां शीर्षक से आपके सामने रखता हूं। मुक्तचंद की कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभूषण जी, योगिता शर्मा कलाकार मंच इंस्पेक्टर, मयंक माहेश्वरी, कृष्ण कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कारगिल की चोटियां शीर्षक से कविता रखता हूं। सैनिक अपनी मां को संबोधित करता है। सैनिक अपनी मां को संबोधन दे रहा है, और कहां से संबोधन दे रहा है? रण क्षेत्र से, रण क्षेत्र से संबोधित कर रहा है अपनी मां को। कि सुनो मां, सुनो मां, पूर्ण विजय की आकांक्षा से हो उत्साहित, राष्ट्रीय जनमानस से हो प्रोत्साहित, मैं चढ़ा जा रहा था कारगिल की चोटियां। ये समझ लीजिए कि अंत आते आते ये कभी भी
इस कविता में अपने आप को रोक नहीं पाएगा कि सुनो मां, पूर्ण विजय की आकांक्षा से हो उत्साहित। शबनम गुप्ता जी, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय हिंद। मैं उस सैनिक का वर्णन कर रहा हूं जिसने कारगिल में अपने प्राण गंवाए हैं, और प्राण गंवाने से कुछ पल पहले अपनी मां से बात करता है, कुछ पल पहले बताता है कि क्या है, और ये जोश, ये उत्साह कहां से आया है। हमसे युद्ध करोगे? बच्चा बच्चा राम का है। हर सैनिक में अनुमान है कि सुनो मां, पूर्ण विजय की आकांक्षा से हो उत्साहित, राष्ट्रीय जनमानस से हो प्रोत्साहित, मैं चढ़ा जा रहा था कारगिल की चोटियां। मैं चला जा रहा था कारगिल की चोटियां। और कारगिल जो हुआ वो कोई ऐसे ही हो गया कारगिल? सोची समझी साजिश थी भाई साहब, सोची समझी साजिश। पीठ में छुरा भौंका गया था कि सुनो मां, पूर्ण विजय की आकांक्षा से हो उत्साहित, राष्ट्रीय जनमानस से हो प्रोत्साहित, मैं चढ़ा जा रहा था कारगिल की चोटियां। मुझे था पूर्ण विश्वास, मुझे था अपनी विजय का, मुझे था पूर्ण विश्वास, अपनी विजय का मुझे था पूर्ण विश्वास। तभी ऊंची चोटियों पर बैठे शत्रु ने किया अट्टहास। मुझे अपनी विजय का था पूर्ण विश्वास, तभी चोटियों पर बैठे हुए शत्रु ने किया अट्टहास। मैं निर्भय हो आगे रहा चढ़ता, समक्ष परिस्थितियों को मन मस्तिष्क में रहा पढ़ता। शकील भाई जुड़े हुए हैं, हमारे शकील खान साहब बुलंदशहर से। आइए शकील साहब, स्वागत है आपका। और शकील साहब, मैं बात कर रहा हूं उस कारगिल धोखे की, और उस कारगिल धोखे में मिले एक सैनिक को, शहीद सैनिक अपनी मां से चंद लम्हे पहले अपनी मां से बात करता है। सुनो मां, पूर्ण विजय की आकांक्षा से हो उत्साहित, राष्ट्रीय जनमानस से हो प्रोत्साहित, मैं चढ़ा जा रहा था कारगिल की चोटियां। अपनी विजय का मुझे पूर्ण था विश्वास, तभी ऊंची चोटियों पर बैठे शत्रु ने किया अट्टहास। मैं आगे रहा चढ़ता, समक्ष परिस्थितियों को मन मस्तिष्क में रहा पढ़ता। मैं गया था मां को वचन देकर। सुनिए क्या कहता है सैनिक। मैं गया था मां को वचन देकर, उसका विजयी आशीर्वाद लेकर। फिर क्या, विजय श्री को तो मुझे चूमना था, शत्रु सेना को सीमा से बाहर रौंदना था। मैं सर्वस्व अर्पण को था तत्पर, निरंतर बढ़ रहा था महाकाल के पथ पर। मैंने टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया, मैंने टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया। उसके बाद ही प्राणों को महाकाल के साथ जाने दिया। मां, निश्चित ही मैं विजयी हुआ, शत्रु और महाकाल दोनों से एक साथ। ये कविता बताती है कि भारतीय सैनिक जब तक अपने प्राण नहीं त्यागेगा, जब तक कि शत्रु के हौसलों को पस्त ना कर दे, जब तक कि शत्रुओं के हौसलों को
खत्म ना कर दे, जब तक कि शत्रुओं के हौसलों को समाप्त ना कर दे। भारतीय सैनिक कभी इधर उधर नहीं देखता। भारतीय सैनिक जब जाता है सीमा पर तो अपना सब कुछ यहीं छोड़कर जाता है, और कुछ चीजें साथ भी जाती हैं उसकी। माँ का प्यार साथ जाता है, बहन की राखी साथ जाती है, पत्नी के चूड़ी कंगन सिंदूर साथ जाते हैं, बाप की लाठी साथ जाती है। भाई साहब, इस देश को ऐसे ही ये देश नहीं बन गया है। यद्यपि मेरा जो समय है वो पूरा हो रहा है, आधा घंटे के लगभग होने को आया। मेरी लाइफ में 29 मिनट 50 सेकंड के लगभग हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं भी अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं और इंजीनियर चंद्रभूषण साहब से अनुमति चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा समय और दें। यद्यपि मैंने उनको वादा किया था 30 मिनट का, और वो 30 मिनट मेरे पूरे हो गए हैं, लेकिन बात जब बढ़ी तो मैं उस बात को ख़त्म भी करना चाहता हूँ। जो आप सुनना चाहते हैं वहाँ तक ले जाना चाहता हूँ। एक और कविता मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, और मुझे बड़ी घोर आपत्ति है जब कोई सैनिक शहीद होता है तो उसकी पत्नी को विधवा कहकर बोला जाता है। उस शहीद की पत्नी को विधवा कहा जाता है। मुझे घोर आपत्ति है सब। तो मैंने एक कविता लिखी आजन्म सुहागन करके, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि एक सैनिक जब जाता है सीमा पर, एक सैनिक जब जाता है सीमा पर तब साथ जाती हैं। हमारे शिवनंदन शर्मा जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शिवनंदन शर्मा, हमारे अत्यंत प्रिय शिष्य जुड़े हुए हैं, हमारे शिवनंदन भाई, कि एक सैनिक जब जाता है सीमा पर तब साथ जाती है उसके पिता की लाठी, माँ के आंसू, बहन की राखी, भाई का प्यार और पत्नी की बिंदी सिंदूर कंगन मेहंदी सब। खाली नहीं जाता सैनिक, सैनिक खाली नहीं जाता। एक सैनिक जब जाता है सीमा पर तब साथ जाती है उसके पिता की लाठी, माँ के आंसू, बहन की राखी, भाई का प्यार और पत्नी की बिंदी सिंदूर कंगन मेहंदी सब। और जाहिलो, तुम क्या समझते हो कि हिंदुस्तानी सैनिक अकेला लड़ता है? हिंदुस्तानी सैनिक अकेला नहीं लड़ता। दुश्मन से सीमा पर सैनिक के साथ अप्रत्यक्ष रूप से लड़ते हैं यह सब भी। कौन कौन? पिता की लाठी लड़ती है, माँ के आंसू लड़ते हैं, बहन की राखी लड़ती है, भाई का प्यार लड़ता है, और सबसे बड़ी बात पत्नी की बिंदी सिंदूर कंगन मेहंदी सब लड़ते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। और जब लौटता है वह अपने घर फौजी बक्से के साथ, तो लौट आती हैं इन सब की उम्मीदें भी पूरी होकर। जब वो लौटता है अपने फौजी बक्से के साथ, तो लौट आती हैं इन सब की उम्मीदें भी पूरी होकर एक बक्से के साथ। और कभी कभी जब लौटता है वह तिरंगे में लिपट कर अमर रहे के उद्घोष के साथ। देखिए, और जब लौटता है वह तिरंगे में लिपट कर अमर रहे के उद्घोष के साथ, तो पिता की लाठी होती है और मजबूत, माँ के आंसू नमकीन से होते हैं मीठे, राखी का धागा और हो जाता है मजबूत, भाई का प्यार चमकने लगता है। और इतना ही नहीं, बिंदी सिंदूर कंगन मेहंदी सब के सब हो जाते हैं एक क्षण में आजम सुहागन।
क्योंकि शहीद की पत्नी कभी विधवा नहीं होती, क्योंकि सबकी शहीद की पत्नी कभी विधवा नहीं होती। तो ये मैंने एक पक्ष अपना रखा जिस पर मुझे आपत्ति थी, और बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं वो ठीक है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। बाकी और भी आपसे मुलाकातें चलती रहेंगी। ये सिलसिला कलाकार मंच के साथ है हमारा, तो आगे भी मैं आता रहूँगा। और एक गीत और रख देता हूँ आपके सामने, फिर मैं अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर, धन्यवाद सिमरंदन साहब, डॉक्टर साहब, वैल्यूएबल वर्ड, ग्रेट सर। हाँ, निश्चित बात है सिमरंदन, लोग सोचते हैं कि इस हिंदुस्तान का सैनिक खाली अकेला लड़ता है, पिता की लाठी भी तो लड़ती है उसके साथ। करोगे मुकाबला? नहीं कर सकोगे। एक सैनिक का मैं चित्र और रखता हूँ आपके सामने, क्योंकि आज यही सब मौका है, तो और मैं कुछ ज़्यादा क्या बोलूँ और क्या कहूँ। एक सैनिक जाता है, क्योंकि कलाकार मंच से, और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये पहला मौका है जब मैं किसी अन्य के, अलीगढ़ के भी किसी अन्य पेज से मैं लाइव नहीं आया, लेकिन मैं इंजीनियर चंद्रभूषण शर्मा जी का आग्रह टाल नहीं सका, तो मुझे लाइव आना पड़ा। मैंने उनसे कहा था कि मैं सिर्फ आधा घंटा ही दूंगा, और वो आधा घंटा क्या 35 मिनट हो गया, और मैं लगातार आपके साथ हूँ। मैं जो बात कर रहा था आपसे, कारगिल शहीदों की मैंने बात की आपसे, और मैंने अपनी वो पीड़ा भी रखी जिस पीड़ा को लेकर मुझे घोर आपत्ति है कि शहीद की पत्नी को विधवा कहते हैं। भाई साहब, जिस समय गोली लगती है ना सही सैनिक को, उसी समय ये चूड़ी, कंगन, बिंदी, सिंदूर सब के सब अमर हो जाते हैं, और एक क्षण में हो जाते हैं आजन्म सुहागन। और इसीलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि शहीद की पत्नी कभी विधवा नहीं होती। एक और गीत रख देता हूँ, वतन के रखवाले शीर्षक मेरी किताब आई थी, उस किताब में ये गीत था, तो मैं उसी को रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरे और भी कुछ ऑफलाइन प्रोग्राम रहते हैं, और जो साथी हमको देख रहे हैं कलाकार मंच के फेसबुक पेज को लाइव करना चाहें तो लाइव कर सकते हैं, और लाइव करने के बाद आप मुझे संवाद सरोकार के पेज पर भी देख सकते हैं। आप मुझे संवाद सरोकार न्यूज के यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और मैं उस सैनिक का वर्णन आपके समक्ष कर रहा हूं जो सैनिक अपने घर से विदा लेता है और अपने दोस्तों से विदा लेता है, तो वो कुछ बातें कहता है। आप उसी सैनिक का संवाद कह सकते हैं कि सुनो मित्र, मैं जब जब जाऊं, तो जब कहता है कि मैं अपने दोस्तों से कहता है कि मैं जब जब जाऊं, कि सुनो मित्र, मैं जब जब जाऊं,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, तब तब तुम सब आगे आकर मेरे विजयी तिलक लगाना। आप ऐसे भी देखिए, कोई आपका प्रिय जब जाता है कुछ दिनों के लिए बाहर, तो पूरे खानदान में रोना ही रोना हो जाता है कि सुनो मित्र मैं जब जब जाऊं, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। ये गीत वतन के रखवाले जो मेरी नई पुस्तक आई है उसमें है, वहीं से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कलाकार मंच के लिए। और ये मेरी तरफ से एक तोहफा है कलाकार मंच के लिए। और ये मेरा इतना लोकप्रिय गीत है कि आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से इसको कई कई बार लगातार गाया गया, इसकी प्रस्तुति हुई कि सुनो मित्र मैं जब जब जाऊं, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, तब तब तुम सब आगे आकर मेरे विजयी तिलक लगाना। शायद सांत्वना देना चाहता है जाता हुआ सैनिक कि सुनो मित्र मैं जब जब जाऊं, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, तब तब तुम सब आगे आकर मेरे विजयी तिलक लगाना। और कुछ समझाता भी है। वह क्या समझाता है वो मैं आपको बताता हूँ। सुदेश यादव जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो नाम बहुत दिनों बाद देखा, बहुत मिस करते हैं आपको। चलिए, वो अपने साथियों को समझाता भी है। और देखिएगा कि इन 2-3-4 पंक्तियों में, इस बंद में मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं कि दुश्मन बड़ा चतुर है साथी, तुमको वह ललचाएगा, नोट दिखाकर भय बतलाकर तुमसे घात कराएगा। कि दुश्मन बड़ा चतुर है साथी, तुमको वह ललचाएगा, और नोट दिखाकर भय बतलाकर तुमसे घात कराएगा। और अगली 2 पंक्तियों में अगर महाराणा प्रताप, उनके घोड़े चेतक और उनके वनवास की अगर याद को ताजा ना कर दूं तब कहिएगा। और अगर याद ताजा हो जाए तो अपने वहीं बैठे बैठे तालियां बजाकर उन अमर सेनानियों को, अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए कि दुश्मन बड़ा चतुर है साथी, तुमको वह ललचाएगा, और नोट दिखाकर भय बतलाकर तुमसे घात कराएगा। और सुनो मित्र तुम भारतीय हो, माँ की लाज बचानी होगी। और उसके लिए क्या करना होगा वो बताता हूं आपको कि वन में रहकर घास को खाना, लेकिन घात कभी ना करना। वन में रहकर घास को खाना, लेकिन घात कभी ना करना। ये उन लोगों के लिए पंक्तियां थी देश में रहकर गद्दारी करते हैं, उनके लिए पंक्तियां थी कि दुश्मन बड़ा चतुर है साथी, तुमको वह ललचाएगा, और नोट दिखाकर भय बतलाकर तुमसे घात कराएगा। और सुनो मित्र तुम भारतीय हो, माँ की लाज बचानी होगी, और वन में रहकर घास को खाना, लेकिन घात कभी ना करना। और अगला बंद देता हूं आपको, और इस बंद को इस दृष्टि से देखिएगा कि लेखक चाहता क्या है। और इस बंद में जय जवान जय किसान का जो नारा
हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो दिया था वो साकार होगा। और इतना ही नहीं, कारगिल युद्ध के दौरान रहे प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया नारा जय जवान जय विज्ञान और जय किसान का जो नारा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा था, वो भी इस बंद में सार्थक होगा। देखिए कैसे। अगला बंद आपको सौंपता हूं कि मैं तो लड़ूंगा रणभूमि में, तुम लड़ना खलियानों में, जितने बनाओ जो भी बनाओ बम, ले आना जलियानों में। पहली पंक्ति किसान के लिए, दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति जो थी वो जवान के लिए थी, दूसरी पंक्ति किसान के लिए थी, और तीसरी पंक्ति जो विज्ञान के लिए है वो भी आपको देता हूं कि मैं तो लड़ूंगा रणभूमि में, तुम लड़ना खलियानों में, जो भी बनाओ जितने बनाओ बम, ले आना जलियानों में। और सुनो मित्र तुम ना घबराना, यदि मैं घायल हो जाऊं। और अगली पंक्ति जो मैं आपको दे रहा हूं उसको सुनकर ये ना समझिएगा कि सैनिक डर गया है, उसको सुनकर सिर्फ ये समझिएगा कि एक सैनिक को तैयार करने में करोड़ों रुपए का ट्रेनिंग खर्च होता है, करोड़ों रुपए उसकी परवरिश में खर्च होते हैं, जब जाकर एक जांबाज सैनिक तैयार होता है। और एक सैनिक का मरना सिर्फ एक आदमी का मरना नहीं होता, एक सैनिक का मरना एक घर के दीपक का बुझना होता है, एक सैनिक का मरना पिता की लाठी का टूट जाना होता है, एक सैनिक का मरना माँ के मीठे आंसुओं का नमकीन आंसुओं में बदल जाना होता है, एक सैनिक का मरना बहन की कलाई का, बहन के द्वारा बांधी जाने वाली उस राखी के धागे का टूट जाना होता है, एक सैनिक का मरना एक क्षण में बिंदी कुमकुम महावर, बिंदी कुमकुम महावर मेहंदी सबका मिट जाना होता है, और एक सैनिक का मर जाना इस देश की अर्थव्यवस्था पर करोड़ों करोड़ों रुपए का खत्म हो जाना होता है। तब कहता हूं कि मैं तो लड़ूंगा रणभूमि में, तुम लड़ना खलियानों में, जो भी बनाओ जितने बनाओ बम, ले आना जलियानों में। और सुनो मित्र तुम ना पछताना, यदि मैं घायल हो जाऊं। सुनो मित्र तुम ना घबराना, यदि मैं घायल हो जाऊं। अच्छे अच्छे वैद्य बुलाना, मेरी जान बचा लेना। वैद्य में आप डॉक्टर भी समझ सकते। अच्छे अच्छे वैद्य बुलाना, मेरी जान बचा लेना। सुनो मित्र तुम, मैं जब जब जाऊं मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, तब तब तुम सब आगे आकर मेरे विजयी तिलक लगाना। और अंतिम बंद आपको सौंपता हूं, और इस बंद को सौंपते समय मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये देश आर्यावर्त है, हमारी संस्कृति बहुत मजबूत है, हमारी सभ्यता अत्यंत प्रगतिशील सभ्यता है। तब कहता हूं कि अपने लक्ष्य को पाकर रहना। मुझे मालूम है कि मैं समय का अतिक्रमण कर चुका हूं, 30 मिनट का समय दिया था और मैं 48 मिनट तक पहुंच गया हूं, तो मैं समझता हूं कि मुझे अपनी बात यहां खत्म कर देनी चाहिए। अभी एक बंद और रह गया है, मैं उस बंद को आप तक देता हूं कि अपने लक्ष्य को पाकर रहना, आर्यों की ये नीति रही है। हम कभी अपने लक्ष्य को एक बार जब तैयार कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को एक बार सोच लेते हैं, तो पीछे नहीं हटते।
कि अपने लक्ष्य को पाकर रहना, आर्यों की ये रीति रही है, और हंसते हंसते प्राण गंवाना वीरों की ये रीति रही है। अपने लक्ष्य को पाकर रहना, आर्यों की ये नीति रही है, हंसते हंसते प्राण गंवाना वीरों की ये नीति रही है। और जिसके लिए ये पूरा गीत लिखा गया, जिस पंक्ति को लाने के लिए ये पूरा गीत लिखा गया, इस गीत का प्राण तत्व आपको सौंपता हूं इस कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में, कि अपने लक्ष्य को पाकर रहना, आर्यों की ये नीति रही है। आर्य माने हम सब, आर्य माने वैश्य, आर्य माने ब्राह्मण, आर्य माने शूद्र, आर्य माने पिछड़ा, आर्य माने ठाकुर, आर्य माने कायस्थ, सब कुछ जो इस आर्यव्रत का निवासी था, जो इस आर्यव्रत में रहते थे, वो सब आर्य थे। कि अपने लक्ष्य को पाकर रहना, आर्यों की ये नीति रही है, और हंसते हंसते प्राण गंवाना वीरों की ये नीति रही है। और क्या आह्वान करता है सैनिक उस आह्वान में, वो प्राण तत्व इस कविता का, इस गीत का, जिसके लिए मैंने पूरा गीत लिखा, वो आपको कि अपने लक्ष्य को पाकर रहना, आर्यों की ये नीति रही है, हंसते हंसते प्राण गंवाना वीरों की ये नीति रही है। और सुनो मित्र तुम ना पछताना, सुनो मित्र तुम ना पछताना, यदि मैं रण में बलि जाऊं। और वो पंक्ति संभालिए कि सुनो मित्र तुम ना पछताना, यदि मैं रण में बलि जाऊं। मेरे पंच तत्व की रज को सारे मुल्क में बिखराना, मेरे पंच तत्व की रज को सारे मुल्क में बिखराना। सुनो मित्र मैं जब जब जाऊं मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, तब तब तुम सब आगे आकर मेरे विजयी तिलक लगाना। तो इस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। कलाकार मंच के इस पेज से मुझे सुनने के लिए, कलाकार मंच के जो हमारे इस पेज के एडमिन साहब हैं, संस्थापक हैं कलाकार मंच के, हमारे बड़े भाई इंजीनियर चंद्रभूषण शर्मा जी, उनका, उनके पूरे परिवार का, उनकी पूरी टीम का मैं एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि शायद जिन उम्मीदों को लेकर उन्होंने आज के इस कार्यक्रम को तैयार किया था, इस कार्यक्रम का ताना बाना बुना होगा, रचा होगा, बनाया होगा, मैं कुछ हद तक उस उम्मीद पर खरा उतरा हूं। 30 मिनट कहकर लगभग 54 मिनट आपके बीच रहा। इसके लिए मैं इस पेज के कर्ता धर्ता चंद्रभूषण शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं, उससे क्षमा भी मांगता हूं कि मैंने अपने दिए गए समय का अतिक्रमण किया, यद्यपि मुझे अपनी बात को समय पर समाप्त कर देना चाहिए था। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद,
जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम्म? हम्म?